आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है? आपका मस्तिष्क आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, ये हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसकी सबसे अधिक शक्तियाँ आपको तभी मिल पाएंगी जब आप इसका उपयोग करना सीख लेंगे। जैसा हम देख चुके हैं, आपके मस्तिष्क के दो स्तर हैं, चेतन या तार्किक स्तर, अवचेतन या अतार्किक स्तर। आप अपने चेतन मन से विचार करते हैं, आपके आदतन विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं, जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप परिस्थितियां बनाता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का स्थान है। यह रचनात्मक है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। आपका मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, तो वह इस पर काम करने लगता है। आश्चर्यजनक और सूक्ष्म सत्य यह है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करता है। अगर इस नियम का नकारात्मक प्रयोग किया जाए, तो यह असफलता, कुंठा और दुख उत्पन्न करता है। दूसरी तरफ अगर आपकी आदतें सोच सद्भावनापूर्ण और संवेदनात्मक है, तो आपको आदर्श सेहत, सफलता और समृद्धि मिलती है। जब आप सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं, तो आपको मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर हमेशा मिलते हैं। आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानोगे, जिसका दावा करेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा, उसे साकार कर देगा। आपको तो बस अपनी अवचेतन मन से अपने विचार को स्वीकार भर करवाना है। इसके बाद अवचेतन मन का नियम आपकी मनचाही सेहत, शांति और समृद्धि उत्पन्न कर देगा। आप आदेश देते हैं और आपका अवचेतन उस पर छोड़ी गई वैचारिक छाप को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करता है। आपके मस्तिष्क का नियम यह है, आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया आपके चेतन मन में रखे गए विचार की प्रकृति से तय होती है। मनोविज्ञानी और मनोविश्लेषक बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन तक पहुंच जाते हैं, तो मस्तिष्क की कोशिकाएं में उनकी छाप बन जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, यह 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 उसे साकार करने में तत्काल जुट जाता है। विचारों के सहचर्य के अनुसार काम करके यह अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के हर उस हिस्से का इस्तेमाल करता है जो आपने जिंदगी भर इकट्ठा किया है। यह आपके भीतर की असीमित शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। परिणाम पाने के लिए यह प्रकृति के सभी नियमों का इस्तेमाल करता है। कई बार यह आपकी मुश्किलों का समाधान तत्काल कर लेता है, जबकि कई बार कई दिनों, कई सप्ताह या इससे भी ज़्यादा समय लगता है। इसके तरीके अबूझ हैं। चेतन अवचेतन में विभिन्नताएं। आपको याद रखना चाहिए कि चेतन और अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं, वे एक ही मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों के दो क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी पुस्तक, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं, जब आप अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं। दूसरी तरफ आप के सचेतन चुनाव के बिना ही आपका हृदय अपने आप काम करता है। पाचन, रक्त संचार तथा सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रिया चलती रहती है। ये सारे काम आपका अवचेतन मन करता है। इन प्रार्थनाओं के लिए अपने चेतन निर्णय की जरूरत नहीं होती। आपके चेतन निर्णय की जरूरत नहीं होती। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की तरह की की तरह तर्क नहीं करता या बहस नहीं करता। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आपके विचार सक्रिय हैं, वे बीज हैं। नकारात्मक या विध्वंसात्मक विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं। देर सवेर वो प्रकट हो जाएंगे और अपने अनुरूप की नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देंगे। याद रखें, आपका अवचेतन मन यह साबित करने की कोई कोशिश नहीं करता कि आपके विचार अच्छे या बुरे हैं, सही या गलत हैं। यह तो आपके विचारों या सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, आप किसी झूठी चीज को चेतन रूप से सच मान लें, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेगा और उसके अनुरूप परिणाम देने लगेगा, क्योंकि यह चेतन रूप से
इसे सच मान लिया जाता है। मनोवैज्ञानिक के प्रयोग। मनोवैज्ञानिकों और अन्य शोधकर्ताओं ने बहुत से सम्मोहित लोगों पर प्रयोग किए हैं। उनके शोध से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवचेतन मन कोई चयन या तुलना नहीं करता, जो तार्किक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, भले ही वह सरासर झूठ हो, और सुझाव मानने के बाद यह उसकी प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। आपका अवचेतन मन कितना सुझावशील है, यह समझने के लिए एक उदाहरण देखें। अगर कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी को यह सुझाव दे कि वह नेपोलियन बोनापार्ट या कुत्ता बिल्ली, तो वह व्यक्ति पूरी सटीकता से उस भूमिका को निभाने लगेगा। कुछ समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। वह व्यक्ति खुद को वही मानेगा जिसका सुझाव सम्मोहन विशेषज्ञ ने दिया है। निपुण सम्मोहन विशेषज्ञ की अवस्था में अपने किसी विद्यार्थी को यह सुझाव दे सकता है कि वह अपनी पीठ खुजाए, दूसरे को यह सुझाव दे सकता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है, तीसरे को यह सुझाव दे सकता है कि वह संगमरमर की मूर्ति है, चौथे को यह सुझाव दे सकता है कि तापमान शून्य से कम है और वह बर्फ की तरह जम गया है। हर विद्यार्थी उसके दिए गए विशिष्ट सुझावों के अनुरूप काम करेगा, उन सभी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर देगा होगा कर देगा हेगा कर देगा गलत है। जो उस सम्मोहन के सुझाव के अनुरूप नहीं हो। यह आसान उदाहरण आपके चेतन या तार्किक मस्तिष्क और आपके अवचेतन या मन के आंतरिक यह आसान उदाहरण आपके चेतन मन या तार्किक मस्तिष्क और आपके अवचेतन मन के अंतर को रेखांकित करता है। आपका अवचेतन मन भाववाचक और चयनहीन है। ये हर उस चीज को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मानता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुनें जो आपको सुख पहुंचाएं, आपका उपकार करें और आपकी आत्मा को खुशी से भरें। यथार्थवादी और कल्पनावादी का स्पष्टीकरण। चेतन मन को कई बार यथार्थवादी मन कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध बाहरी वस्तुओं से होता है। यथार्थवादी मन बाहरी दुनिया के प्रति जागरूक होता है, इसके अवलोकन के साधन आपके पास शारीरिक इंद्रियाँ हैं। आपका यथार्थवादी मन आपके परिवेश या संपर्क का मार्गदर्शन और निर्देशक है। आप अपनी पांच इंद्रियों के जरिए ज्ञान हासिल करते हैं। आपका यथार्थवादी मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। जैसे पहले बताया जा चुका है, यथार्थवादी मन का सबसे बड़ा कार्य तर्क करना है। मान लीजिए आप हजारों लाखों पर्यटकों में से एक है जो हर साल ग्रैंड कैन्यन की सैर करते हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, यह दुनिया का सबसे अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। यह निष्कर्ष इसकी अविश्वसनीय गहराइयाँ, चट्टानों के जटिल आकार, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर रंगों की अद्भुत चित्रकारी के अवलोकन पर आधारित होगा। यह आपके छात्रवादी मन का काम है। इस मन को अक्सर कल्पनावादी मन भी कहा जाता है। आपका कल्पनावादी मन अपने माहौल के प्रति जागरूक तो होता है, लेकिन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं। आपका मन अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। यह आपकी भावनाओं का स्थान और यादों का भंडार है। आपका कल्पनावादी मन आपके उत्तम कार्य तब तक करता है जब आपकी यथार्थवादी इंद्रिय काम नहीं कर रही हो। तब करता है, दूसरे शब्दों में, जब यथार्थवादी मन स्थिर हो या उम्मीदी अवस्था में हो, तब कल्पनावादी मन बुद्धि सबसे अच्छी तरह काम करती है। आपका कल्पनावादी मन मन आँखों की इंद्रियों के बिना देखता है। यह सुनता है। यह कहीं और हो रही घटनाओं को देख व सुन सकता है। आपका कल्पनावादी मन आपके शरीर से बाहर निकलकर दूर देशों की यात्रा कर सकता है और अक्सर बहुत सटीक तथा सच्ची जानकारी ला सकता है। कल्पनावादी मन के माध्यम से आप दूसरों के विचार जान सकते हैं, बंद चिट्ठियों के मजमून पढ़ सकते हैं या कंप्यूटर डिस्क पर आप डिस्क ड्राइव के प्रयोग के बिना जानकारी भाप सकते हैं। जब आप अपने यथार्थवादी मन और कल्पनावादी मन की आपकी कार्यविधि को समझ लेते हैं, तो आप प्रार्थना की सच्ची कला सीखने की बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। अवचेतन मन चेतन स्तर की तरह तर्क नहीं करता। आप अपने अवचेतन मन को चाहें जो बताएं, उसमें बहस या विरोध करने की क्षमता नहीं होती। अगर आप इसे गलत जानकारी देंगे, तो भी यह तो भी यह उसे सच मान लेगा, फिर यह उस जानकारी को सही बनाने के लिए काम करेगा। यह आपके गलत सुझावों को परिस्थिति में अनुभव
घटनाओं में साकार कर देगा। आपके साथ जो भी हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि आपने विश्वास के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ी है। अगर अगर आपने गलत संप्रेषण किया या आप या आपने अवचेतन मन तक विकृत धारणाएं पहुंचाई, तो उन्हें जल्द सुधारना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे करने का सबसे निश्चित तरीका आपके अवचेतन मन को लगातार संरचनात्मक और सद्भावनापूर्ण विचार देते रहना। बार बार दोहराने पर आपका अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार आप विचार और जीवन की नई और ज़्यादा अच्छी आदतें डाल सकते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदत का स्थान आपके चेतन मन की आदतन विचार आपके अवचेतन मन में गहरे साँचे बना देते हैं। अगर आपकी ये विचार सद्भावनापूर्ण, शांत और संवेदनात्मक है, तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करते हुए सद्भाव, शांति और संवेदनात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देगा। क्या आप डर, चिंता और अन्य प्रकार की विनाशक सोच के शिकार हैं? इलाज है आपके अवचेतन मन की शक्ति को पहचानकर उसे स्वतंत्र, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य के आदेश देना। आपका अवचेतन मन रचनात्मक और दैवीय स्रोत के साथ एक रूप है। यह उस स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य को उत्पन्न करने लगेगा, जिसका आदेश आपने पूरे विश्वास से दिया है। सुझाव की जबरदस्त शक्ति। हमने अब तक जिन बातों पर विचार किया, उनमें से आप देख सकते हैं कि आपका चेतन मन द्वारपाल की तरह है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य गलत सुझावों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मस्तिष्क के मूलभूत नियम पर आधारित है। आपका अवचेतन मन सुझावों के प्रति बेहद संवेदनशील है। जैसा आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन तुलना या विरोध नहीं करता, यह तर्क-वितर्क नहीं करता और खुद कुछ नहीं सोच सकता। ये सभी काम चेतन मन के हैं। अवचेतन मन तो बस चेतन मन द्वारा इस पर छोड़ी गई छापों पर प्रतिक्रिया करता है। यह कार्य की अलग-अलग दिशाओं में से किसी एक को नहीं चुन सकता। इसे तो जो दिया जाता है ये उसे ले जाता है। सुझाव में बहुत सी से कल्पना करें कि आप किसी ऐसे जहाज पर हैं जो थोड़ा हिल रहा है। आप भयभीत यात्री के पास जाकर कहते हैं, आपकी हालत अच्छी नहीं दिख रही। आपका चेहरा बिल्कुल हरा लग रहा है। मुझे लगता है कि आपको समुद्री यात्रा में होने वाली मतली हो सकती है। क्या मैं आपको कैबिन तक पहुंचा दूं? क्या मैं आपको कैबिन तक पहुंचा दूं? यात्री का चेहरा पीला पड़ जाता है। आपने मतली के बारे में जो सुझाव अभी-अभी दिया है, वह उसके खुद के डर और आशंकाओं से मेल खाता है। वह आपकी मदद से लेकर डेस्क के नीचे अपने केबिन में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर आपका नकारात्मक सुझाव, जिसे उसने सही मान लिया था, सच हो जाता है। उसी सुझाव पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं। यह समझना बहुत जरूरी है कि एक सुझाव पर अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका विश्वास या अवचेतन की कंडीशनिंग अलग-अलग होती है। मान लीजिए यात्री के बजाय आप किसी जहाजी के पास जाकर कहते हैं, हेलो, आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही। कहीं आप समुद्री यात्रा के कारण मतली तो नहीं आपकी समुद्री यात्रा के कारण मतली तो नहीं आने वाली। यह जहाजी के मिजाज पर निर्भर करता है कि वह आपके लचर मजाक पर हंसे या आपको वहां से दफा होने को कह दे। आपके सुझाव का उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में यह विश्वास है कि समुद्री यात्रा में उसे कभी मछली नहीं हो सकती। इस कारण उसे जरा भी डर या चिंता महसूस नहीं होगी, उल्टे आत्मविश्वास सामने आ जाएगा। डिक्शनरी आपको बता देगी कि सुझाव किसी चीज किसी किसी को मस्तिष्क में डालने का काम है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे सुझाव गया जिससे सुझाया गया विचार स्वीकार किया जाता है और कार्य रूप में परिणत होता है। याद रहे याद रहे कोई भी सुझाव चेतन मन की इच्छा के बिना चेतन मन पर छाप नहीं छोड़ता है। आपके अवचेतन मन में उस सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति होती है। आपके चेतन मन में जहाजी को समुद्री यात्रा के कारण मछली का कोई डर नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि वह इससे सुरक्षित है। इसलिए नकारात्मक सुझाव में उसे डराने की शक्ति नहीं थी। लेकिन आपकी यात्री पहले से ही बीमार होने के बारे में चिंतित थी। लेकिन आपके सुझाव के अनुरूप इसलिए आपके सुझाव के अनुरूप परिस्थितियां बन गई।
सबसे हम सबके अपने अंदरूनी डर हैं, मान्यताएं हैं, राय होती हैं। ये अंदरूनी मान्यताएं हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। सुझाव में कोई स्वयं की शक्ति नहीं होती। इसकी शक्ति तो इस बात से उत्पन्न होती है कि आप इसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ तभी आपकी अवचेतन शक्तियाँ सुझाव की प्रकृति के अनुरूप कार्य करती हैं। उसने अपना हाथ कैसे गंवाया? कई साल पहले मैं कैप्टन हॉल में लंदन पुरुष फोरम में नियमित रूप से भाषण दे रहा था, जिसे मैंने कुछ साल पहले स्थापित किया था। इसके निदेशक डॉक्टर एविन स्मिथ ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया, उसकी छोटी बच्ची को रियोमोटाइड आर्थराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग सोसाइटिस था। कई जंग इलाज हुए, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। यह आदमी हताश हो गया। जो है खुद से और अपने दोस्तों से बार-बार कहता, अपनी बेटी को बड़ी छवि देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ देने को भी तैयार हूँ। पुलिस के अनुसार एक दिन परिवार सैर-सपाटे कर रहा था। कार की दुर्घटना हो गई। पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी का अर्थराइटिस और चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो चुका है। आपको पता करना होगा। आपको आपके मन को सिर्फ अपने मन को सिर्फ वही सुझाव दें जो सही तरीके से उपचार करेगा। वरदान दो, ऊपर ऊपर उठाएं और प्रेरित करें। याद रखें, आपके मन मजाक नहीं समझता। यह तो आपके आदेशों का सबका पालन करता है। आत्म सुझाव ने डर को किस तरह भगाया? आत्म सुझाव का मतलब खुद को किसी निश्चित और विशिष्ट बात का सुझाव देना। हर हर साधन की तरह इसके भी गलत प्रयोग नुकसान हो सकते हैं, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बहुत उपयोगी बन सकता है। जैनेट आर एक प्रतिभावान युवा गायिका थी। उसे ओपेरा प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका के ऑडिशन के लिए जाना था। वह ऑडिशन के लिए बेताब थी, लेकिन वह आशंकित थी। पहले भी 3 बार